Okay, so 6.3 that's related to gases, right? So 6.3.2 relate the changes in temperature and volume of a gas using Charles law, right? ओके, सो यहाँ पर आप इस वीडियो को ऑब्जर्व कीजिएगा, राइट? ओके जी। सो यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, कुछ इस तरह से ये हमने बॉल्स ले ली हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या होता है कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या इफेक्ट होता है। अब आप देखो, जैसे आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, राइट? तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई इस तरह से, राइट? सो एज द टेम्परेचर गोज अप मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फास्टर। तो देखो मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही मूव करते हैं, ऐसे फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से। अब देखो जैसे जैसे वो फास्टली मूव करते हैं उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता रहता है, सो एंड द वॉल्यूम गोज अप, ठीक है, इस तरह से। तो मॉलिक्यूल्स भी सेम ऐसे ही मूव करते हैं। अब हम क्या करें, now what happens when I lower the temperature, जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, सो अब क्या होगा, देखो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, कम एज द टेम्परेचर गोज डाउन द वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेस, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है। तो यही चार्ल्स लॉ भी यही कहता है, राइट? ओके, सो चार्ल्स लॉ क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। भाई यहाँ पर हमने किसको रिलेशनशिप यहाँ पे पढ़ना है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, और प्रेशर को हमने बिल्कुल नहीं तंग करना, ये जैसा है वैसे रहेगा, कांस्टेंट रखेंगे हम इसको यहाँ पे। So French scientist J. Charles 1787 presented his law that states, ठीक है, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature if the pressure is kept constant. वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दें, ठीक है। अभी देखो सिंपल, हमने यहाँ पे प्रेशर को बिल्कुल हम नहीं उसको छेड़े, जैसा था वैसा ही है ना, हम डिक्रीज करें ना इंक्रीज करें, प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा, ठीक है। और टेम्परेचर को देखो आप यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। सो देखो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज होता है, राइट? अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो इस ग्राफ में, तो ये आपके पास है वाई एक्सिस, ये है आपके पास एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने टेम्परेचर ले लिया, वाई एक्सिस पर हमने वॉल्यूम ले लिया। अब देखो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, राइट? ये आपने ग्राफ्स आपने याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि ये ग्राफ आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ द एमसीक्यूज कि ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखो ये ग्राफ जो है ये रिप्रेजेंट करता है चार्ल्स लॉ को, कि जैसे ही हम टेम्परेचर देखो इंक्रीज करते हैं तो फिर वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलें, ओके, अब इसके हम अगर मैथमेटिकल इक्वेशन देख लें, सो ओके यहाँ पर ये देखें, तो बहुत मिल्क, बॉइलिंग ऑफ मिल्क बहुत कॉमन है ना। सो जैसे देखो आपने क्या किया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, और अब क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम, और एक टाइम ऐसा आएगा ये मिल्क बाहर गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ओके, अब देखो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ याद रखनी है कि आपने यहाँ पे दो टर्म्स पढ़ी थी और आपको लिखनी भी आती हो। देखो जब हम ये कहते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फिर हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? एक टर्म होती है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, तो हम सिंपल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलराइट। मतलब अगर ए इंक्रीज होगा तो बी भी इंक्रीज होगा। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, एक तो आप इसको लिखोगे इस तरह से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह से, ठीक है, 1 अपॉन, यहाँ पे अगर हम बी है तो हम बी ले लीजिए 1/b में, ठीक है। अब जब इस तरह से लिखते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स द इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर ए इंक्रीज होगा तो बी डिक्रीज होगा, अगर बी इंक्रीज होगा तो ए डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। राइट, चलें। ओके, यहाँ पर एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि जब भी हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमेशा हम वहां पर इक्वल एंड कांस्टेंट पुट करते हैं। राइट, तो यहाँ पर भी हमने यही करना है कि हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करेंगे और क्या पुट कर देंगे, इक्वल एंड कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर v इज इक्वल्स टू के टी, तो t यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड होगा, तो ये कैसे क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास, v अपॉन टी इक्वल्स टू के। राइट, तो k यहाँ पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। राइट, अच्छा अब यहाँ पर देखो अगर स्टेट चेंज हो गई, मतलब इनिशियली हमने टेम्परेचर T1 प्रोवाइड किया। राइट, फिर देखो वॉल्यूम V1 था, अब देखो इसका वॉल्यूम कितना था, इसका वॉल्यूम यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इतना वॉल्यूम था इसका। ठीक है, अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा देखो वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है और एक टाइम ऐसा आता है ये मिल्क बाहर गिरना स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो अगर हमारे पास ये स्टेट चेंज होगी तो अब देखो यहाँ पे इनिशियली अगर इतना था तो फिर फाइनल इतना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब मेरे पास फिर V2 अपॉन T2, ये हमारे पास हो जाता है V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू के, तो मतलब ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे V1 अपॉन T1 के इक्वल है, तो और यहाँ पे V2 अपॉन T2 किसके इक्वल है, के इक्वल है, तो यहाँ पर V1 अपॉन T1 मैं k की जगह k की वैल्यू पुट कर सकती हूँ ना, विच इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करूँगी मैं, V2 अपॉन T2, तो ये क्या है, इक्वेशन फॉर द चार्ल्स लॉ। ठीक है, ऑलराइट, अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और आपने एक चीज़ याद रखनी है हमेशा। ठीक है, ऑलवेज कन्वर्ट्स द टेम्परेचर स्केल फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल। राइट, तो हमेशा आपने इस तरह से जब भी आपको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं तो हमेशा आपने क्या करना है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करते हैं। अगर तो डायरेक्टली केल्विन में दिया गया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया गया तो आपने चेंज करना है। केल्विन में चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है, 273 प्लस जो भी टेम्परेचर आपको दिया जाता है डिग्री सेल्सियस में वो आप यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखो आपके पास एक क्वेश्चन है कि अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन हैज़ अ वॉल्यूम of 250 cubic centimeter at minus 30 degree Celsius. If gas is allowed to expand up to 700 cubic centimeter at constant pressure, find out its final temperature. तो सबसे पहले तो हम देखें गिवन डेटा इस तरह से लिख लेंगे। राइट, ओके, अब हमें दिया क्या गया है, वॉल्यूम दिया गया है हमें, सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। राइट, और हमें टेम्परेचर दिया गया है विच इज इक्वल्स टू -30 degree Celsius. Right, okay, if gas is allowed to expand up to 700 cubic centimeter, अब देखो तो गैस जो है यानी कि वॉल्यूम अगर एक्सपेंड हो जाता है 700 क्यूबिक सेंटीमीटर तक, तो अब बताओ कि फाइंड आउट इट्स फाइनल टेम्परेचर, तो टेम्परेचर फाइनल कितना होगा। राइट, सो अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, इधर देखो V1 T1 आपके पास इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल टेम्परेचर, फिर आपके पास फाइनल वॉल्यूम फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अच्छा अब इसको आपने कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने के लिए अभी आपको फॉर्मूला बताया था, कौन से वाला, ये वाला, केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर देखें, इधर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 273 प्लस, अब ये हमें माइनस में वैल्यू दी गई है तो हम इस तरह से सिंपली रख लेंगे। अब देखो अब ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस, तो 273 माइनस 30, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 3,
7 माइनस 3 तो आ जाता है हमारे पास 4 और यहाँ आ जाएगा 2, तो मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 243 केल्विन। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, इधर वैल्यू लिख देंगे विच इज इक्वल्स टू, बल्कि इसको आप डायरेक्टली इसको इरेज करके केल्विन में कन्वर्ट करके लिखें वैल्यू इसकी। सो हम इसको लिख देते हैं इस तरह से, यस 243 केल्विन। ठीक है, चलें, ओके। ऑलराइट, अब हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, यही फॉर्मूला था, राइट। ठीक है, अब हम करेंगे सोल्यूशन। सो यस, तो V1 कितना है हमारे पास यहाँ पर 250 और T1 कितना है 243 इक्वल्स टू V2 कितना है 700 और T2 कितना दिया गया है ये हमने फाइंड करना है, राइट। तो अब हम इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा अब 700 मल्टीप्लाइड बाय 243, राइट, इक्वल्स टू T2 मल्टीप्लाइड बाय 250, राइट। अब अगर हमें T2 फाइंड करना है तो अब ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई बाय 243 डिवाइडेड बाय 250, राइट। 250 यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, 700 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 243 के साथ तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आता है 170 अब इसको डिवाइड कर लीजिए 250 से, तो ओके इसको डिवाइड करें 250 से तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, सो आंसर आ जाएगा हमारे पास 680.4 केल्विन, राइट।